हेलो साथियों, जय हिंद जय भीम। इस वीडियो क्लास में जानेंगे सेक्स वर्कर के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट का हालिया निर्णय आया है वो ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। और जो सेक्स वर्कर महिला होती है, जो कोविड-19 के बाद इसमें बहुत बदलाव आया है। और जो महिलाएं काम करना चाहती थी, जो किसी कंपनी का काम करना चाहती है, उनको काम करना नहीं दिया जाता है, उनको गंदी नज़र से देखा जाता है। यहाँ तक कि थाने, अस्पताल या कोई सार्वजनिक स्थल पर जाती है तो उन महिलाओं को गंदी नज़र से देखा जाता है। तो इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है। और साथ ही एक मूवी आई थी गंगूबाई गठियावाड़ी, ये मूवी इसी के ऊपर आधारित है। और तीन जजों की बेंच ने फैसला लिया है। तो कौन कौन से, आइए साथियों विस्तार से बात करते हैं हम। तो कौन कौन से, एल नागेश्वर राय और BR गवई और कौन है, बोपन्ना, ये तीन जजों की बेंच फैसला लिया है। और सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट को ये शक्ति देता है कि वो क्या कुछ विशेष शक्तियाँ देता है। और साथ ही मैं आपको बताऊं, जो राजीव गांधी की हत्या की गई थी, इन्होंने राजीव गांधी की हत्या की गई थी, 5 में से 4 की क्या हो चुकी थी, 4 की मौत हो चुकी थी। और जो 5वें व्यक्ति थे उनकी लगभग 30 साल तक, 30 साल सज़ा हुई, उनकी आजीवन कारावास था। तो उनको आर्टिकल 142 के तहत क्या किया गया था, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनको रिहा कर दिया गया था। फिर एक इसके पूर्ण निर्णय के बारे में बताती है। सेक्स वर्क पेशे के रूप में मान्यता देता है। सबसे बड़ी बात है कि जो सेक्स वर्कर जो कार्य करते हैं उनको किसके रूप में मान्यता देता है, पेशे के रूप में, कार्य के रूप में मान्यता देते हैं। जब पुलिस वैश्यालय चला, जो महिला इच्छुक है वो करती हैं, उनको पुलिस क्या पकड़ नहीं सकती है। सबसे बड़ी बात है मीडिया फ़ोटो नहीं खींच सकती है। तो इनके बारे में विस्तार से जानेंगे। और जो महिला कानून के तहत सम्मान और सुरक्षा की क्या हकदार है। जो महिलाएं क्या है, जो सेक्स वर्कर महिलाएं हैं, वो कानून के तहत सम्मान और सुरक्षा की क्या हकदार है। उनके साथ में कोई जाति भेदभाव नहीं किया जाएगा, या उन जो थाने में होती है उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा। फिर सन 2020 में यौन कर्मियों को औपचारिक श्रमिक की मान्यता दी है। किसके रूप में, श्रमिक के रूप में मान्यता दी है। श्रमिक जानते हो, जैसे कोई कार्य में हूँ, मैं अगर कोई काम करता हूँ तो मैं क्या हूँ, श्रमिक हूँ। तो उसी के रूप में जो सेक्स वर्कर होते हैं उसके रूप में मान्यता दी है सन 2020 ने। किसने, तो NHRC का मतलब होता है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इसका अर्थ होता है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। किसने दी है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने मान्यता दी है। फिर जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, जो दिशा निर्देश और जो बदलाव किए गए हैं हालिया में, क्या क्या निर्णय दिए गए हैं। तो कानूनी कार्रवाई, यौन कर्मी को कानूनी संरक्षण, मतलब क्या है, वो कानूनी संरक्षण का क्या हकदार है। उनके साथ में कोई जाति भेदभाव नहीं होगा। जैसे आप देखते हैं कि जो हमारा संविधान लागू नहीं हुआ था, उससे पहले आप देखते हैं जो शूद्र होते हैं या निम्न जाति के लोग होते हैं, उनको मंदिर में जाने नहीं दिया जाता था, धार्मिक स्थल में जाने नहीं दिया जाता था। उसी के तहत ऐसा लगता है, उसी के तहत ये ऐसा निर्णय लिया गया है। और संविधान हमें ये शक्ति देता है। और सबसे बड़ी बात क्या है, आर्टिकल 21 क्या कहता है, हमें जीवन जीने का क्या अधिकार है। आर्टिकल 21 क्या कहता है, हमें जीवन जीने का अधिकार है। इच्छा से यौन वैध है। अगर जो महिला या पुरुष है जो इच्छा से सेक्स करते हैं उनके लिए क्या वैध है। इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता या कोई पुलिस नहीं पकड़ सकती। अगर आप वैश्यालय चलाते हैं तो उसके साथ क्या वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी और आपको सज़ा भी होगी। वैश्यालय चलाना क्या है, अवैध है। फिर आपके आते हैं बच्चों के अधिकार। जो सेक्स वर्कर महिलाएं होती है, पुरुष होते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं, उनके बच्चों के अधिकार, उनको स्कूल में पढ़ने नहीं दिया जाता है, या उनका एडमिशन नहीं लिया जाता है, उनको गंदी नज़र से देखा जाता है, या धार्मिक स्थल पर नहीं बैठ सकते, मंदिर नहीं जा सकते, मस्जिद नहीं जा सकते, चर्च नहीं जा सकते। उनको बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता है। उनको कहीं जाने या सार्वजनिक स्थल घूमने के लिए भी क्या होती है, उनको बहुत सारी यातना सहनी पड़ती हैं। तो सेक्स वर्कर के बच्चों को माँ से अलग नहीं किया जाएगा। जो बच्चे जो महिला होती है उसके साथ में बच्चा है, उसको अलग नहीं किया जाएगा। अगर महिला कहती है बच्चा मेरा है, अगर उसको में डाउट लगता है
तो उसको क्या होगा, DNA टेस्ट होगा, उसके माध्यम से देखा जाएगा कि बच्चा इन्हीं का है या इसकी तस्करी की गई है। और इसी से क्या मालूम पड़ेगा बच्चों की तस्करी कैसे की गई, DNA के माध्यम से मालूम पड़ेगा कि बच्चों की तस्करी कैसे की गई है। मतलब मालूम पड़ेगा कि तस्करी की गई है या बच्चों के लिए या उन्हीं के ही बच्चे हैं। चिकित्सा और कानूनी देखभाल, चिकित्सा और कानूनी देखभाल, पुलिस भेदभाव ना करेगी। आप देखते हैं अगर कोई महिला थाने में रिपोर्ट लिखाती है, जो सेक्स वर्कर महिला होती है, अगर थाने में रिपोर्ट लिखाती है तो उसके साथ में जब बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता है, उसको बहुत ज़्यादा उत्पीड़न और उसको यातना सहनी पड़ती है और उसकी यहाँ तक की रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। और चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना, कोई अगर महिलाएं मान लो एक्सीडेंट हो जाती है, सेक्स वर्कर महिला होती है या जो महिलाएं बीमार होती है उसको ज़्यादा सुविधा मुहैया नहीं दी जाती है, तो इनके साथ किया जाता है चिकित्सा और कानूनी भेदभाव किया जाता है। फिर मीडिया की अहम भूमिका, मीडिया की भूमिका क्या है, सबसे बड़ी भूमिका यह है कि रेड गिरफ्तारी जो आप देखते हैं, जो तस्वीर रहती है, वीडियो बनाया जाता है, इसके ऊपर क्या लगाती है सुप्रीम कोर्ट, क्या लगाता है, महल लगाता है। और बचाव अभियानों के दौरान यौनकर्मियों की पहचान उजागर ना करना, मतलब जो यौनकर्मी होती है उनको किसी भी अवस्था में पाए जाते हैं उनके साथ उनकी पहचान ना उजागर की जाएगी और ना ही उनका फ़ोटो या वीडियो बनाया जाएगा। अगर ऐसा करते हैं तो उसके साथ में सुप्रीम कोर्ट क्या देता है, आपको दंड दिया जाएगा और 6 महीने की सज़ा का भी प्रबंध किया गया है। फिर मीडिया संस्थानों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मैं बताया आपको, मीडिया संस्थानों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी अगर कोई ऐसा कार्य करता है। व्यक्ति की मौजूदा स्थिति क्या है और IPC धारा के अनुसार क्या है, वेश्यावृत्ति क्या अवैध नहीं है, क्या है जो वेश्यावृत्ति है वो क्या है, अवैध नहीं है। IPC धारा के अनुसार वेश्यावृत्ति अवैध नहीं है, मगर सार्वजनिक स्थलों पर क्या ऑफर देना या आपके होटलों में वेश्यावृत्ति करना या आपके सेक्स वर्कर के साथ जरिए देह व्यापार करना या ग्राहकों के साथ यौन क्रिया व्यवस्था करना, ये क्या है, एक दंडनीय अपराध है और इसके तहत IPC धारा के अनुसार क्या दंड दिया जाएगा, उसको उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उसके ऊपर सजा का भी प्रावधान किया गया है। फिर देश भर में जो मौजूदा स्थिति है वो क्या है, 1100 लगभग क्या रेड अलर्ट एरिया जानते हैं, आपको अच्छी तरीक़ा से जानते होंगे। महानगर में एरिया में आप देख सकते हैं, जैसे दिल्ली है, लखनऊ है, बहुत सारे रेड अलर्ट एरिया है। भारत में कितने, लगभग 1100 रेड अलर्ट एरिया है। रेड लाइट एरिया, रेड लाइट एरिया है, रेड अलर्ट तो अलग हो जाता है। महिला सेक्स वर्करों की बात की जाए तो भारत में कितनी है, लगभग रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि 28 लाख महिला सेक्स वर्कर है और उनकी जो बच्चे हैं वो कितने, 54 लाख बच्चे हैं। कितने, ये आप सोच सकते हैं कितना बड़ा डिसीजन लिया है सुप्रीम कोर्ट ने। जो बच्चे होते हैं उनके साथ कितना भेदभाव होता है, जाति की उनकी जात जो महिला काम करती हैं उनके ऊपर जाति के आधार पर भेदभाव होता है। आपके उनके ऊपर सार्वजनिक स्थल पर नहीं जा सकते और जो स्कूल में होते हैं उनके साथ जो पुरानी पहचान होती है उनके साथ भी क्या बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। अस्पताल में सार्वजनिक सुविधा, जो अस्पताल होता है उसमें मेडिकल मुहैया नहीं कराई जाती क्योंकि उसकी जो पहचान होती है उसके जरिए उसके साथ में क्या किया जाता है, भेदभाव किया जाता है। फिर जो नियम आया था अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम, क्या अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम कब 1986 में आया। इसके तहत वैश्यालय चलाना, सार्वजनिक स्थलों पर सेक्स सेवा ऑफर करना, ये क्या है, दंडनीय अपराध है। और सेक्स वर्क की कमाई पर जीना, ये क्या है, दंडनीय अपराध है। फिर एक सेक्स वर्कर के साथ रहना, ये क्या दंडनीय अपराध है और 6 माह की सजा और क्या जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। फिर आया था आपका जस्टिस वर्मा आयोग, कब आया था, 2013 में आया था। इसके द्वारा क्या बताया गया है, तस्करी की जाने वाली महिलाएं और इच्छा से यौन संबंध करने वाली महिलाओं के बीच अंतर है। तो उसके साथ में देखा जाए कि ये इनकी तस्करी की गई है या ये इच्छा स्वेच्छा से कार्य कर रही है, तो इसके तहत किस आयोग के तहत बताया गया है, तो ये जस्टिस वर्मा आयोग 2012-13 के तहत 2012-13 में आया था। उसी के तहत बुद्धदेव कर्मस्कार बनम पश्चिम बंगाल का मामला आया 2011 में। उसमें बताया कि यौन कर्मियों को गर्मामय या सम्मानपूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, उनके साथ में कोई जाति भेदभाव नहीं किया जाएगा।
ना के बराबर उनको नहीं देखा जाएगा। क्या होता है कि सार्वजनिक स्थलों में उनके साथ ना के बराबर भेदभाव किया जाता है, उनके साथ में बहुत ज़्यादा शक की नज़र से देखा जाता है और भेदभाव का सामना करना पड़ता है, चाहे सार्वजनिक स्थल हो, चाहे पुलिस थाने हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे कॉलेज हो। जो बच्चे उनके पढ़ने जाते हैं उनके साथ में बहुत ज़्यादा भेदभाव होता है। सरकारी नौकरी में या प्राइवेट नौकरी में, जो कोरोना काल आया था तब उस लॉकडाउन के समय तो इनकी बहुत ज़्यादा स्थिति खराब हो गई थी, क्योंकि उनको उस पुरानी पहचान के कारण कोई जॉब देना नहीं चाहता है। फिर आप शारीरिक प्रताड़ना सहना, बहुत जब शारीरिक कोई अगर उनके साथ में अत्याचार करता है तो उनके साथ जो परिवार होता है वो भी उनको सबके नज़र से देखता है, पुलिस वाले भी हैं, घर परिवार वाले हैं, और बहुत सारी जो आप स्थिति समझ सकते हैं कि इनकी कितनी दयनीय स्थिति होती है। इनको इनके बच्चे होते हैं उनको भी इसमें ढकेल दिया जाता है, और जब एक बार बच्चा इसमें चला जाता है तो ये क्या है, वन वे है, टू वे रास्ता नहीं है। अगर एक बार चला गया तो इसमें आगे वापस नहीं आता है। आने वाले टाइम में समस्या क्या होगी, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उससे आने वाले टाइम में समस्या क्या होगी, तो सबसे बड़ी समस्या होगी कि लोग देह व्यापार को क्या मान्यता देने लगेंगे, बिचौलियों का इसमें क्या फायदा होगा। तो बिचौलियों का फायदा ये होगा, कोई व्यक्ति 5,000 में तय करता है और जो महिला या पुरुष काम करता है वो 500 या 600 रुपये दिए जाते हैं। तो इसमें क्या होगा, बिचौलियों का बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और युवा देह व्यापार कार्य की तुलना में क्या ज़्यादा जाने लगेंगे, क्योंकि उसमें क्या उनको मोटी कमाई होगी, क्या होगा, ज़्यादा मुनाफा मानेंगे। तो इसमें मान लो कोई कार्य करते हैं उसमें 400-500 रुपये मिल रहे हैं और इस कार्य में उसको 1,000-2,000 रुपये मिल रहे हैं, तो ऐसे इसको क्या मानेंगे, आसान मानेंगे। देश का मानव संसाधन विकास भी क्या होगा, प्रभावित होगा। लोग आप देख सकते हैं जब कोई चीज़ का मतलब खपत ज़्यादा होने लगती है या किसी चीज़ का दुर्व्यवहार किया जाता है तो उसको क्या होगा, उसके मानव संसाधन विकास पर, शरीर पे, महिला या पुरुष के दोनों पर क्या होगा, उसका प्रभाव पड़ेगा। फिर आर्थिक तंगी के कारण लोग वैश्यावृत्ति में जाने लगेंगे, जो नेट, क्योंकि अभी तक तो वैध थी, अब आने वाले टाइम में क्या होगा, उसको पेशे के रूप में मान्यता दे दी गई है। तो वैश्यावृत्ति में लोग बहुत ज़्यादा महिला पुरुष जाने लगेंगे, किसके, आर्थिक तंगी के कारण। और कुछ अन्य देश हैं वहाँ पर क्या वैश्यावृत्ति मान्य, जैसे न्यूजीलैंड है, संध्या त्योरे में क्या वैश्यावृत्ति मान्य है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पर लाइसेंस युक्त वैश्यालय संचालन होता है और सभी सामाजिक लाभ भी मिलते हैं। मगर हमारे यहाँ पर वैश्यालयों को क्या मान्यता नहीं दी गई है, वो गैर कानूनी माने गए। और कनाडा में वैश्यावृत्ति कानून है, मान्य है, लेकिन वहाँ पर सख्त नियम बनाए गए हैं। और आपकी जर्मनी है, ग्रीस है, एम्स्टर्डम शहर है, ये इसी के लिए प्रसिद्ध है। जो एम्स्टर्डम शहर है वो इसी के लिए प्रसिद्ध है, और बहुत सारे कंट्री हैं वो इसी के लिए प्रसिद्ध है। तो साथियों, वीडियो कैसी लगी, वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भीम, जय भारत।